नमस्कार, वेलकम। सभी का स्वागत है ऐसे टीचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपको एसएसटी के टैग वर्ड आज तक किसी ने नहीं बताए। ये टैग वर्ड ऐसे होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैग वर्ड लिए गए हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है ये सेशन, जिसमें हम मैक्सिमम जितने टैग वर्ड बार बार रिपीट हुए एसएसटी के उनकी चर्चा करेंगे। पैडा नहीं, एसएसटी के टैग वर्ड जो आपको किसी ने नहीं बताए। और सबसे बड़ी बात, आप मॉडल टेस्ट पेपर जरूर लगाएं। अगर आपने मॉडल टेस्ट पेपर नहीं लिया है तो उसको जाके ऐप में परचेस करें, पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए, और उसके बाद उसको सॉल्व करें। फिर देखें कि ये वहां पे आ रहे हैं टैग वर्ड या नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम अपने टैग वर्डों की शुरुआत कर रहे हैं जो कई बार पेपर में पूछा जाने वाला है। एक टैग वर्ड पूछा जाता है किससे बेटा? कुषाण से। साम्राज्य है एक कुषाण। आप लोगों को पता होगा कुषाण क्या है? एक प्रकार का पर्टिकुलर डायनेस्टी है। किसके बारे में चर्चा है? कुषाण के बारे में। तो सबसे पहले कुषाणों के बारे में क्या कहा गया? ये टैग वर्ड कई बार पूछे गए। इन्हों के महत्वपूर्ण शहर थे। कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर थे इनके? पेशावर व मथुरा महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर थे। पेशावर व मथुरा इनके क्या थे? महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर थे। कई बार पूछा जाता है कि पेशावर के लिए पर्टिकुलर कई बार फेमस हुआ। कुषाणों ने 78 ईस्वी में क्या चलाया? शक संवत चलाया। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कुषाणों के टैग वर्ड से कि इनके महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से थे? पेशावर व मथुरा। 78 ईस्वी में ही रन द शक ईस्वी शक टाइम पीरियड चलाया। फर्स्ट टाइम रन द गोल्ड क्वाइंस इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम इन लोगों ने क्या किया था? स्वर्ण सिक्के चलवाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय किसको जाता है बेटा? कुषाणों को जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन चुका है। कुषाणों के महत्वपूर्ण शहर सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? चलवाया था। कौन सी शाखा के थे? यूची शाखा। ये बिलोंग किससे करते थे बेटा? यूची एक शाखा थी, ब्रांचेस थी, उसके बिहाफ पर बिलोंग करते थे। महत्वपूर्ण शहर इनके हो चुके थे। राजधानी क्या थी इनकी? अगर बात की जाए तो इनकी प्रथम राजधानी थी जिसे जाना जाता है किस नाम से? पेशावर के नाम से। महत्वपूर्ण राजधानी की चर्चा की जाए तो इनकी राजधानी कौन सी है? पेशावर। कुषाणों के महत्वपूर्ण शासक के बारे में बात किया जाए कि इनका महत्वपूर्ण शासक का नाम क्या है? कनिष्क के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण शासक कौन सा बना इनका? कनिष्क बना। ये कई बार एसएसटी टैग वर्ड में पूछा गया। कौन सी डायनेस्टी? कुषाण। कुषाण कहां से बनी? बिल्कुल याद रखिए, पेशावर व मथुरा से। यूची डायनेस्टी से बनी। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए। और क्या फेमस हुआ इसमें? 78 ईसा पूर्व में शक संवत को रन किया है। शक संवत कब लाया है? 78 ईस्वी में। ये टैग वर्ड आपको पूरा का पूरा याद रखना है। एक टैग वर्ड हमारा फिक्स हो चुका है बेटा। इसके बाद दूसरा है पूरा पाषाण काल। दूसरा टैग वर्ड कई बार स्टोन एज से पूछा जाता है जिसे जाना जाता है पूरा पाषाण काल। स्टोन एज एक्चुअल में क्या हुआ? जितने भी मनुष्यों का उद्गम हुआ उन्होंने पत्थरों से पूरी की पूरी शुरुआत की। तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है? 12 लाख बीसी टू 12,000 बीसी। इतना 20 लाख से 12,000 बीसी तक। कब से कब तक? 20 लाख से 12,000 बीसी तक हुआ। और इतिहास की 99% घटना इसी में घटित हुई। इतिहास की 99% घटना यहीं से संबंधित है। द एविडेंसेस ऑफ द 90% दैट इज फाउंडेड ऑन द हिस्ट्री ऑन दिस प्रियोलिथिक एज और द पूरा पाषाण काल। इसको कितने भागों में विभाजित किया बेटा? 3 भागों में विभाजित किया। कितने में विभाजित किया इसका? 3 भागों में विभाजित है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम से बाजा गया है। तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल याद रखिएगा। शुरुआत में मनुष्यों ने जिसका प्रयोग किया, जिन पत्थर बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया, वो सब पूरा पाषाण काल में आते हैं। कुषाणों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। पेशावर के नाम से जाना गया। 2 टैग वर्ड के बाद तीसरा टैग वर्ड है जिसे जाना जाता है मनसबदारी प्रथा। कौन सी है? मनसबदारी प्रथा के नाम से जानते हैं।
अगर ये पूरी की पूरी चीज आपको देखनी है कि कहां से आ रही है, तो मॉडल टेस्ट पेपर जरूर लीजिए, उसमें आप टेस्ट लगाइए, ये टैग वर्ड पढ़िए, फिर आप देखिएगा क्या कहानी है। ये टैग वर्ड आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे। मनसबदारी प्रथा का मतलब क्या है? मनसब का मतलब क्या होता है बेटा? श्रेष्ठ होता है। मनसब का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। और मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया? मनसबदारी प्रथा सर्वप्रथम किसने चलाई? अगर आपसे पूछा जाए मनसबदारी प्रथा सर्वप्रथम किसने चलाई, तो इस प्रथा को सर्वप्रथम किसने चलाई है? अकबर ने चलाया है। इसका मतलब क्या होता है? प्रचलन किसने किया? अकबर ने किया सन 1575 ईस्वी में। कब चलाया गया? बिल्कुल याद रखेगा, 1575 में इट रन द फर्स्ट टाइम। मनसबदारी प्रथा सर्वप्रथम अकबर ने सन 1575 में चलाया। इसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्लियर? और इसका मतलब क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था। इसे किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, इसे जानते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से। तो मनसबदारी प्रथा का मतलब होता है श्रेष्ठ। इसको चलाया किसने? अकबर ने 1575 में। और इसका मतलब क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? प्रशासनिक व्यवस्था होता है। क्लियर रहेगा पूरी तरह से? और इसमें सैन्य उत्तरदायित्व को चुना जाता है। किसको चुना जाता है बेटा? सैन्य उत्तरदायित्व को चुना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 टैगवर्ड हमारे हो चुके हैं, पुरा पाषाण काल, कुषाण और मनसबदारी प्रथा। कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, बिल्कुल याद रखिएगा। तीसरा है अशोक के शिलालेख। बिल्कुल, सम्राट अशोक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगली चर्चा है किसके बारे में? अशोक के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया। तो चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? अशोक के शिलालेख। टोटल कितने शिलालेख लिखे? 14। शिलालेख मतलब क्या होता है? पत्थरों पर लिखे लेख। पत्थरों पर लिखे लेख जो होते हैं, ऐसे लेख जो पत्थर पर लिखे गए, उसे शिलालेख कहा गया। अशोक ने टोटल 14 शिलालेख लिखे। कितने शिलालेख? 14 शिलालेख लिखे। इनकी भाषा कौन सी थी? बिल्कुल याद रखेंगे, इनके शिलालेखों की भाषा कौन सी थी? ब्राह्मी। कौन सी भाषा इन्होंने लिखी थी? ब्राह्मी भाषा में पूरा का पूरा लिखा था। लैंग्वेज कौन सी थी? ग्रीक और अरमाई का। जो कंधार का इनका शिलालेख था, जो कंधार शिलालेख था, कंधार शिलालेख की जो भाषा थी वो ग्रीक और अरमाइका थी। कंधार शिलालेख की भाषा कौन सी थी? ग्रीक और अरमाइका। बिल्कुल याद रखिएगा, ग्रीक और अरमाइका। कौन सी भाषा लिखी थी इन्होंने? ग्रीक और अरमाइका भाषा लिखी थी। तो अशोक के शिलालेख टोटल 14 लिखे गए। शिलालेख क्या होते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर पर लिखे जाते हैं उन्हें शिलालेख के नाम से जाना जाता है। जो पत्थर पर लिखे जाते हैं उन्हें शिलालेख। कंधार शिलालेख में ग्रीक और अरमाइका भाषा लिखी गई। और सबसे ज्यादा फेमस है 14th शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। 14वें शिलालेख में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है बेटा? कलिंग युद्ध का वर्णन। कोई भी पेपर उठाएंगे उन सब में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अशोक के बारे में बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। इनका जो 13वां शिलालेख था, जिसे जाना जाता है किस नाम से? कौशाम्बी अभिलेख को रानी शिलालेख कहते हैं। कई बार पूछा गया, कौशाम्बी शिलालेख को क्या कहा जाता है? रानी शिलालेख। कौशाम्बी शिलालेख को रानी शिलालेख कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा? रानी शिलालेख कहते हैं। किसको? कौशाम्बी शिलालेख को रानी शिलालेख कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बनता है और आपके एग्जामिनेशन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्वेश्चन बनेंगे। तो बिल्कुल याद रखेंगे, अशोक के टोटल कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे बेटा। उन शिलालेखों की भाषा क्या थी? ब्राह्मी थी। अगर लैंग्वेज पूछा जाए, भाषा पूछी जाए, दैट इज ब्राह्मी। द कांधार इपिग्रेप्शन, जो शिलालेख था कांधार वाला था, उसकी भाषा क्या क्या थी? ग्रीक और अरबाई का। मैक्सिमम भाषा इनकी ब्राह्मी बनी। अगले शिलालेख में या अगले टैगवर्ड में हम चलेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगला शिलालेख है एक पर्टिकुलर जनजाति से संबंधित है, जिसे जाना जाता है गोंड के नाम से। हमेशा पूछा गया, गोंड एक प्रकार की क्या है? जनजाति है, जो कहां की निवासी है? गढ़ा की। गढ़ा कटंगा के निवासी थे। कहां के? गढ़ा कटंगा का।
इनका उद्देश्य क्या था? गड़ा कटंगा लोग क्या करते थे? जंगलों से हाथियों का व्यापार करते थे। जंगलों से हाथियों का व्यापार, हाथियों का व्यापार करते थे। ये लोग क्या करते थे? जो ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई थी उस व्यवस्था का इन्होंने पालन नहीं किया और ये लोग जंगल जाकर रहने लगे। उसके लिए ये लोग क्या करने लगे? राजाओं को हाथियां देते थे और हाथियों का व्यापार करके अपार धन कराते थे, व्यापार करके धन कमाते थे। इनका बहुत बड़ा लाभ इसी पे था। और साथ में ये लोग क्या थे? आखेटक थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जीवन व्यतीत करते थे। सबसे प्रसिद्ध शासिका की बात की जाए तो रानी दुर्गावती, इनकी जो थी गोंड साम्राज्य से संबंधित थी और इनका संबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रानी दुर्गावती का संबंध यहीं से रहता है, बिल्कुल याद रखेंगे। और इनकी पूरी चर्चा किसमें है? अकबर नामा में इनको उल्लेखित किया गया है। किसमें उल्लेखित किया गया है? अकबर नामा में उल्लेखित हैं। इनको अकबर नामा में बताया गया है, या अकबर नामा में उल्लेखित जनजाति कौन सी है? वो पर्टिकुलर कौन सी है? आपकी गोंड। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, पूरा प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आपको पूरी तरह से हमारे ऐप में अवेलेबल है। मॉडल पेपर आप लगा सकते हैं, या चार के चारों टैग वर्ड हमें याद रहेंगे। गोंड जनजाति है, गढ़ा कटंगा मध्य प्रदेश के पास जबलपुर स्थान है, वहां का है। इनका काम क्या था? जंगल से हाथियों का व्यापार करके धन कमाते थे ये लोग। ये आखेटक थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। रानी दुर्गावती इनकी क्या थी? प्रसिद्ध शासिका थी। अगर पूछी जाए, दलपत राय शाह से इनका विवाह हुआ, प्रमुख रानी इन्हीं थी। और अकबरनामा में इसका पूरा का पूरा उल्लेख हुआ है। किसमें हुआ है बच्चों? अकबरनामा में इसका उल्लेख हुआ है। अगला प्लेस है जगन्नाथ। जगन्नाथ कहां स्थित है? बिल्कुल याद रखिएगा, ये पुरी में स्थित है, उड़ीसा में। कहां स्थित है ये? पुरी उड़ीसा में स्थित है। क्लियर ना? और इसमें तीन भगवान, बालभद्र मतलब बलराम, दूसरे नंबर पे है सुभद्रा, बालभद्र के साथ में है सुभद्रा, व कृष्ण की काष्ठ प्रतिमा है। कृष्ण की क्या है? काष्ठ प्रतिमा है। काष्ठ समझते होंगे, मतलब लकड़ी की एक प्रतिमा बनाई गई है, और स्थानीय लोग क्या करते हैं? इस लकड़ी की प्रतिमा को बनाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? दुनिया का मालिक, जगत का नाथ, या इसे कहते हैं दुनिया का मालिक। अब दुनिया का मालिक का मतलब ये लोग किसकी पूजा करते हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? साल दर साल ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। क्लियर ना? और इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने किया था। गंग वंश के राजा, गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने। किसने बनाया है? बिल्कुल याद रखिएगा, अनंत वर्मन ने। किसने बनाया है? अनंत वर्मन ने किया है। गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने इसको निर्माण कराया। किसने कराया है? गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने। और 1230 में 12वीं शताब्दी में 1230 में अपना राज्य दान करके यहीं पे आ गए थे। अपना राज्य इन्होंने क्या किया? जगन्नाथ को दान कर दिया, और पूरी तरह से बोले कि अब हम सेवा करेंगे। तो जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की एक कैसी मूर्ति है? काष्ठ की मूर्ति है, जो लकड़ी की मूर्ति होती है। और ये पुरी कहां है? जगन्नाथ उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? जगत का नाथ, मतलब सिंपल शब्दों में कह सकते हैं भगवान विष्णु के ऊपर आधारित है। काफी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है जो आपके एग्जामिनेशन में, और आपको किसी ने नहीं बताया आज तक। सब पैडा के टैग वर्ड बताते हैं, ये टैग वर्ड आपको नहीं बताते जो बार बार प्रश्न आते हैं। ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपको जरूर याद रखना है। अगले टैग वर्ड में बढ़ रहे हैं, और अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग वर्ड हमारे लिए जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी से है, जिसे जाना जाता है किस नाम से? बिरसा मुंडा के नाम से। ये कौन से जनजाति के थे? तो आपको याद रखना है, मुंडा जनजाति के थे। कौन से जनजाति के थे ये? मुंडा जनजाति से संबंधित थे। मुंडा जनजाति मैक्सिमम कहां पर निवास करती है? वर्तमान में झारखंड में निवास करती है। कहां निवास करती है बच्चों? झारखंड में निवास करती है, बिल्कुल याद रखना है। स्पेशल रीजन कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। कहां पे है? छोटा नागपुर का पठार। ये स्पेशल रीजन कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार।
छोटा नागपुर का पठार। और ये जो थे बिरसा मुंडा एक आंदोलन करता थे जिन्होंने अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का क्या किया है, नष्ट करने में काम लिया। कौन से धर्म के थे, वैष्णव धर्म का प्रचार किया इन्होंने। कौन से धर्म का प्रचार किया, वैष्णव धर्म का प्रचार। कई बार पूछा गया है कौन से धर्म का प्रचार किया है इन्होंने, बिल्कुल याद रखिएगा, वैष्णव धर्म का प्रचार। इन्होंने कौन से धर्म का प्रचार किया, वैष्णव धर्म का प्रचार किया। और हिंदू जमादारों और मिशनरियों का विरोध किया। हिंदू जमींदारों व मिशनरियों का विरोध किया है। मिशनरियों का विरोध किया। हिंदू जमींदारों व मिशनरियों का क्या किया है इन्होंने, विरोध किया। कई बार पूछा गया है कि हिंदू जमींदार और मिशनरियों का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। कभी भी इन्होंने, और सफेद झंडा इनका प्रतीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, सफेद झंडा। बिरसा मुंडा का प्रतीक क्या है, सफेद झंडा इनका क्या है बच्चों, प्रतीक है। इनके प्रतीक की चर्चा की जाए तो सफेद झंडा इनका क्या है, पूरी तरह से प्रतीक बनता है। बिरसा मुंडा मुंडा ट्राइब के थे और 1897 में अंग्रेजों ने इनको क्या किया था, अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, अंग्रेजों ने कैद कर लिया। अंग्रेजों ने इनको क्या किया था, कैद किया था। तो कई बार पूछा गया है क्या कहानी बनी इसके लिए, कौन कौन सा सिनेरियो। तो ये ट्राइब कौन सी है, बिरसा मुंडा है। मुंडा जनजाति की थी, झारखंड से बिलोंग की, छोटा नागपुर का पठार, वैष्णव धर्म के थे, हिंदू जमींदारों व मिशनरियों का विरोध किया, सफेद झंडा प्रतीक था। और मोदी जी ने इनके याद पे, बिरसा मुंडा के ही याद में कौन सा दिवस, आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की है। कौन सा दिवस मनाया जाएगा, आदिवासी दिवस। बिल्कुल याद रखिएगा, ये टैग वर्ड बहुत ही जरूरी है बेटा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूरी है। जो अभी तक हमने टैग वर्ड किए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, क्लियर ना। अगली चर्चा है हमारा सत्य शोधक सोसाइटी, कई बार पूछा गया है, सत्य शोधक समाज। अगला टैग वर्ड है हमारा सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके लिए की गई थी बच्चों, किसके लिए की गई थी, जाति उन्मूलन पर आधारित था। किस पर आधारित था ये, बिल्कुल याद रखिएगा, जाति उन्मूलन पर। किस पर आधारित है ये, जाति उन्मूलन, मतलब जातियों के उन्मूलन पे, उसको बचाने के लिए अभियावित हुआ, क्लियर ना। इसकी स्थापना सन 1873 में, कब स्थापित हुआ, 1873 में। किसने किया, ज्योतिबा फुले ने, महाराष्ट्र के थे ये, ज्योतिबा फुले ने किया। इसकी स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले ने। और ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम क्या है, कई बार पूछा जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ये क्वेश्चन आपको जितनी लाइनें लिखी हैं कम से कम 8 से 10 बार एसएसटी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बिल्कुल बहुत ज्यादा पूछा गया और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में बन गया। तो सत्य शोधक समाज किस पर आधारित था, जाति उन्मूलन पर। इसकी स्थापना 1873 में किसने किया है, ज्योतिबा फुले ने किया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये पूरे के पूरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली कहानी देखते हैं। अगला टैग वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी, जिसे जाना जाता है टीपू सुल्तान। दक्षिण भारत का प्रमुख सुल्तान था, जिसे जानते हैं किस नाम से बच्चों, टीपू सुल्तान के नाम से। टीपू सुल्तान कब गद्दी में बैठा, हैदर अली के मृत्यु के बाद। किसके बाद बैठा है, हैदर अली के मृत्यु के बाद। हैदर अली के मृत्यु के बाद पर्टिकुलर क्या हुआ, टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है, क्लियर है। टीपू सुल्तान कहां बैठा, गद्दी पर बैठता है। और जन्म 1750 में हुआ। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था, अगर जन्म पूछा जाए। और ये सदैव अंग्रेज विरोधी था। ये क्या था बेटा, सदैव अंग्रेज विरोधी था, मतलब अंग्रेजों का कभी भी सपोर्ट नहीं किया इसने, सदैव अंग्रेजों का विरोध किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा ये, क्लियर ना, वेरी गुड। और 1787 में ये एक क्लब का पर्टिकुलर जैकोबियन क्लब का सदस्य था। किसका सदस्य था ये, जैकोबियन क्लब का सदस्य था। हैदराबाद में ही है, जैकोबियन क्लब का सदस्य था। और वहां पर नागरिकों ने इसे टीपू की उपाधि दी। वहां इसे किसकी उपाधि दी गई, टीपू की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई,
टीपू की उपाधि दी गई। उसके पहले ये सिराजुद्दौला के नाम से टीपू सुल्तान अलग केस में बना था। क्लियर है। और इसकी मृत्यु चतुर्थ एंग्ला मैसार युद्ध में हुई। इसकी जो मृत्यु है चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में हुआ। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में कहां हुआ है? चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में हुआ। इसकी जो डेथ है चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम में हुई। कहां हुई है? श्रीरंगपट्टनम। इसकी मृत्यु कहां हुई है? श्रीरंगपट्टनम में हुई। बिल्कुल याद रखिएगा 1799 में। कब हुई बच्चों? 1799 में। तो बिल्कुल याद रखिएगा टीपू सुल्तान के जो शासन सत्ता मिलती है वो हैदर अली के मृत्यु के बाद मिली। अंग्रेज विरोधी, सदैव ये अंग्रेज के विरोधी थे, कभी भी अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं किया। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में इनकी क्या होती है? डेथ होती है। अगले टैग वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी तक हमने 8 से 10 टैग वर्ड यहां पर देख लिए हैं। क्लियर है। अगला है फेमस पर्सन दादा भाई नौरोजी। अगला है दादा भाई नौरोजी। हर साल क्वेश्चन पूछा गया। इन्हें ओल्ड ग्रेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता थे। इसके बाद प्रभुष्य व्यवसायी थे, मतलब बिजनेस चलता था इनका। साथ ही ये प्रसिद्ध विद्वान लेखक थे। साथ में ये क्या थे? विद्वान लेखक भी थे, जिसके बिहाफ पर पूरी चर्चा चली। साथ में ये क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान लेखक भी थे। क्लियर ना। और इन्होंने ब्रिटिश लिबरल पार्टी, इनकी बुक है, कई बार पूछा गया। इनकी बुक का नाम पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया कई बार पूछा गया। ये इकोनॉमी के लिए थे। ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक है। किसके ऊपर लिखी गई है? अर्थशास्त्र पर लिखी पुस्तक है। किसके ऊपर लिखी गई बेटा? अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। कई बार पूछा गया। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए बन गया। अगले 2-3 और टैग वर्ड हैं। अगला है छल्ले वाले। प्लेनेट से क्वेश्चन जरूर आता है। छल्ले वाले ग्रह, ऐसे प्लेनेट जिसपे क्या पाई जाती है? रिंग्स। रिंग्स प्लेनेट कौन कौन से हैं? ऐसे ग्रह जिस पर रिंग पाई जाती है या वलय पाए जाते हैं। 3 ग्रह हैं। कौन कौन से? बृहस्पति या जुपिटर, दूसरे नंबर पे शनि है और तीसरे नंबर पे अरुण है। तीसरे नंबर पे कौन सा प्लेनेट है? अरुण। तो 3 ग्रहों को छल्ले वाले ग्रह कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? यूरेनस के नाम से। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे ज्यादा बड़ा ग्रह है या सबसे बड़ा है। इसको पर्टिकुलर येलो प्लेनेट कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा? येलो प्लेनेट। सैटर्न जो है सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा है और इसे ब्यूटीफुल प्लेनेट कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? ब्यूटीफुल। और यूरेनस की खोज किसने की? हर्शेल ने की। और ये अपने एक्सिस पर 98 डिग्री टिल्ट है। कितना है? 98 डिग्री टिल्ट, इसलिए इसे लेइंग प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? लेइंग प्लेनेट या लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे बच्चों? लेटा हुआ ग्रह। तो अभी तक जितना भी हमने टैग वर्ड पढ़ा, यह आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 12 बार एसएसटी में पूछे गए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टैग वर्ड बने हैं। आज तक थ्योरी के टैग वर्ड आपने नहीं किए, लेकिन अब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार का अगर आपको पूरा चाहिए तो मॉडल पेपर में एक बार जाके आप जरूर देखिए कि क्या ये चीजें हैं। पूरे मॉडल पेपर नहीं लगाने, उसमें भी सेलेक्टेड चीजें आपको सॉल्व करनी है। वो भी आपके एसएसटी के जो इंपॉर्टेंट है उन सबको आपको कर लेना है। क्लियर रहेगा पूरा? यहां तक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। अगली चर्चा है हमारी ग्रेनाइड के बारे में।
आज का अंतिम टैग वर्ड है जिसे जाना जाता है किस नाम से? ग्रेनाइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसे? ग्रेनाइड। ग्रेनाइड एक प्रकार की चट्टान होती है जो लावा के ठंडे होने से बनती है, जो लावा के ठंडे होने से, मतलब ठोस चट्टान है। ये एक प्रकार की कैसी चट्टान है बेटा? ठोस चट्टान है। इससे हमेशा घरेलू व सजावटी सामान बनाया जाता है। क्या करते हैं? घरेलू व सजावटी सामान बनता है। इससे क्या होता है? घरेलू व सजावटी सामान इससे आपका बनाया जाता है मैक्सिमम क्वांटिटी में। और बहुत सारे मंदिर बने हैं। तंजौर में पर्टिकुलर स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। प्रथम मंदिर जो ग्रेनाइट से बना है, बृहदेश्वर मंदिर प्रथम मंदिर जो ग्रेनाइट से बना। प्रथम मंदिर जो किससे बना है बेटा? ग्रेनाइट से बना है। ग्रेनाइट से बना। प्रथम मंदिर जो ग्रेनाइट से बना है उसे तंजौर में स्थित है। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। और ग्रेनाइट जमीन के नीचे ठंडा होकर बड़े बड़े छिद्रों के रूप में आ जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग वर्ड आपके लिए बने हैं। क्लियर ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए हुए। और अंतिम है अब आपके लिए राष्ट्रपति। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति की चर्चा जो है ये आर्टिकल नंबर संविधान में 52 में की गई। इसके चुनावी प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 54 में इसके किसके बारे में है? चुनाव प्रक्रिया के बारे में। इसका चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग कराता है। इसका इलेक्शन कौन कराता है बच्चों? चुनाव आयोग कराता है। कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। कौन होते हैं बेटा? इलेक्टेड मेंबर या निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है इसमें? निर्वाचित सदस्य। कहां के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? लोकसभा, लोकसभा के बाद राज्यसभा और राज्यसभा के बाद विधायिका या विधानसभा। विधानसभा के पूरे निर्वाचित सदस्य इसमें क्या है? पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके चुनाव का आयोजन कौन कराता है? अगर आपसे पूछा जाए चुनाव आयोजन, इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर कौन कराता है? तो वो चुनाव आयोग कराता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना है। तो ये पूरे के पूरे आपके एसएसटी के क्या है? टैग वर्ड है। अभी और बहुत सारे, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो जरूरी थे वो हमने पूरे बता दिए हैं। क्लियर ना? पूरा का पूरा आपके ऐप में भी अवेलेबल है। और मॉडल टेस्ट पेपर आपको जरूर लेना है जिसके बिहाफ पर शुरू से लेके लास्ट तक आपको पूरी चर्चा की गई है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरे के पूरे टैग वर्ड को जरूर पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।